व्यूअर्स, दुनिया के समुद्रों में एक ऐसी जंग जारी है जो गोलियों से नहीं, पाइपलाइंस, ड्रोन्स और घोस्ट टैंकर से लड़ी जा रही है। रूस ने वो कारनामा कर दिखाया है जो किसी इंटेलिजेंस एजेंसी का ख्वाब होता है। एक खुफिया बहरी बेड़ा जो बज़ाहिर तेल लेकर जाता है मगर दरअसल जासूसी, सबूताज और हाइब्रिड वॉर के मिशन पर है। ये बेड़ा ना फ्लैग का पाबंद है, ना कानून का, ना इसकी शनाख्त है, ना हुदूद। दुनिया के नक्शे पर अब एक नया खामोश मगर मोहले खतरा तैर रहा है, घोस्ट आर्मी ऑफ द सी। सवाल यह है कि क्या प्यूटन अब तेल के बहाने दुनिया के नेटवर्क्स, समुद्री केबल्स और मगरबी इंफ्रास्ट्रक्चर को हदफ बना रहा है? और क्या यह खुफिया बेड़ा तीसरी आलमी जंग की नई शक्ल बनने जा रहा है? रूस अपने खुफिया बहरी बेड़े का इस्तेमाल तेल स्मगलिंग, जासूसी और हाइब्रिड जंग के लिए कैसे कर रहा है? इस व्लॉग में तमाम अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं आपके साथ वकास फारूक। तो व्यूअर्स, रूस ने अमेरिकी पाबंदियों का तोड़ निकाल लिया है। अमेरिका समेत पूरे यूरोप को लाले पड़ चुके हैं। क्रेमलिन का कहना है कि रूस को अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इसकी दो बड़ी तेल की कंपनियों पर आयद करदा पाबंदियों से फर्क नहीं पड़ रहा। तमाम तर पाबंदियों के बावजूद रूसी तेल की तिजारत जारी रहने की वजह एक ऐसा खुफिया बेड़ा है जो ज़ॉम्बी या घोस्ट टैंकर्स पर मुश्तमिल है और फिलवक्त दुनिया भर में लाखों बैरल तेल की तरसील कर रहा है। ईरान के रहनुमाओं से लेकर वेनेजुएला के फौजी जनरलों समेत मफाद परस्त मगरबी कारोबारी शख्सियात और इदारे भी उन खरीदारों में शामिल हैं जिन्हें माहौल को दरपेश खतरात और कई माह तक समंदर में फंस कर रह जाने वाले टैंकर्स के हमले की हिफाजत और आज़ादी से ज़्यादा सिर्फ मुनाफे की परवाह होती है। यूक्रेन पर 2022 में होने वाले हमले के बाद से इस खुफिया रूसी बेड़े की सरगर्मियां बढ़ गई थीं, जिनसे प्यूटन हुकूमत फ़ायदा उठाते हुए ना सिर्फ रूसी तेल मुल्क से बाहर भेज रही है बल्कि अपनी जंग के लिए सरमाया भी हासिल कर रही है। इसके अलावा जैसा कि सदर ट्रंप ने कहा कि इस खुफिया बेड़े की मदद से रूसी हुकूमत यूरोप में नेटो ममालिक के खिलाफ जासूसी और सबूताज कार्रवाइयाँ भी कर रही है, जिसमें ज़ेरे समंदर केबल्स और पाइपलाइंस को नुकसान पहुँचाना भी शामिल है। रूस, अमरीका और सऊदी अरब समेत दुनिया में तेल बरामद करने वाले 3 बड़े ममालिक में शामिल है। अमरीकी महकमा तवानाई के मुताबिक 2024 में रूस मजमूई तौर पर 10% आलमी पैदावार का जिम्मेदार था। यूक्रेन जंग से पहले रूस की तमाम समुद्री बरामदात मगरबी टैंकरों के जरिए होती थीं, जिनमें अक्सरियत यूनानी टैंकर्स की थी। उनका मरकज स्विट्जरलैंड में होता था, जबकि इंश्योरेंस लंदन से हासिल की जाती थी। S&P ग्लोबल के तज्जियाकारों का मानना है कि अब 90% तक आलमी समुद्री तिजारती सामान की इंश्योरेंस करने वाली कंपनी से रूसी तेल लेकर जाने वाले 5 में से 4 टैंकर्स के पास इंश्योरेंस नहीं होती। मगरबी पाबंदियों की खिलाफ वर्जी करते हुए यह खुफिया बेड़ा रूसी तेल का 80% तक बैरून मुल्क पहुंचा रहा है। क्यू स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के सीनियर इकोनॉमिस्ट बेंजामिन का कहना है कि रूस ने खुफिया बेड़ा बनाया है जो इसे पाबंदियों से बचने का रास्ता फराहम करता है। इस बेड़े में शामिल जहाज पुराने हैं और इनका ज्यादा ख्याल नहीं रखा जाता, जिसकी वजह से ये पुराने जहाज तेल लीक होने के खिलाफ मुनासिब इंश्योरेंस भी शायद नहीं रखते। उन्होंने दावा किया कि रूस तेल की 3/4 बरामदात बाल्टिक और ब्लैक समंदर पर वाक़ बंदरगाहों से निकलती हैं, जिसका मतलब यह है कि ये जहाज रोजाना कई बार यूरोपीय समंदर से गुजरते हैं। व्यूअर्स, S&P ग्लोबल का तखमीना है कि समंदर में मौजूद हर 5 टैंकर्स में से एक रूसी खुफिया बेड़े से ताल्लुक़ रखता है जो गुमनाम तरीके से तेल की स्मगलिंग करते हैं। उनमें से 50% यानी कि निस्फ रूसी तेल और तेल की मसनूआत ले जाते हैं, जबकि 20% ईरानी तेल और 10% वेनेजुएला का तेल ले जाते हैं। बकिया 20% किसी एक मुल्क के लिए नहीं काम करते बल्कि पाबंदियों का सामना करने वाले ममालिक से तेल लेकर जाते हैं। उनमें से सबसे बड़ा हिस्सा जो रूस समेत ईरान और वेनेजुएला के लिए काम करता है, इंडिया और चीन का रुख करता है, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी वाले ममालिक हैं और समंदर के रास्ते तेल दरामद करने वाले बड़े ममालिक में भी शामिल हैं। रूसी तेल खरीदने वालों में तुर्की, सिंगापुर और मुत्तहिदा अरब अमारात भी शामिल हैं। ये खुफिया बेड़ा अपनी शनाख्त छुपाने के लिए क्या करता है, अब आपको ये बताते हैं। व्यूअर्स, बैनुल-अक़वामी समंदर में एक जहाज से दूसरे जहाज पर तेल मुंतकिल कर दिया जाता है जहां बंदरगाह के हुकाम की नज़र नहीं होती, और अक्सर ऐसा ख़राब मौसमी हालात में किया जाता है ताकि ये मालूम ना हो सके कि वो क्या सामान मुंतकिल कर रहे हैं। इसके अलावा ये जहाज़ अपना ऑटोमेटिक शनाख्ती निज़ाम बंद कर देते हैं जो उनकी पोजीशन, रफ्तार, समत, नाम और जहाज़ की किस्म जैसी मालूमात ट्रांसमिट यानी फराहम करता है। अक्सर ये जहाज़ अपना मकाम उस भौंडे अंदाज से बदलते हैं कि लगता है जैसे ये जहाज़ समंदर में नहीं बल्कि खुश्की पर सफ़र कर रहा है।
कुछ जहाज घोस्ट शिप बनकर अपना डेटा छुपा लेते हैं और रजिस्ट्रेशन फ्लैग बदल लेते हैं या फिर किसी फ्लैग के बगैर ही अपना सफर करते हैं। कुछ जहाज एक ही माह में कई बार नाम तब्दील कर लेते हैं और कुछ जहाज ज़ॉम्बी शिप बन जाते हैं और मुनफरिद बैनुल-अक़वामी मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन रजिस्ट्रेशन नंबर ब्रॉडकास्ट करते हैं, जो आम तौर पर ऐसे जहाज़ों को दिया जाता है जिनको ख़त्म कर दिया जाना मकसूद होता है। ये ऐसे ही है जैसे किसी मुर्दा शख्स की शनाख्त को अपना लिया जाए। गलत शनाख्त अपनाने वाले जहाज़ों की तादाद रवां साल के पहले 8 माह के दौरान 65% तक तजावुज़ कर गई थी और ये अदद-ओ-शुमार मैरीटाइम कंपनी विंडॉट की जानिब से जारी किए गए, जिनका अंदाज़ा है कि इस खुफिया बेड़े में 1300 बहरी जहाज या फिर कश्तियाँ शामिल हैं। दूसरी जानिब फ्लैग रजिस्ट्रेशन में भी इजाफा हुआ है और बहुत ज़्यादा फ्रॉड बढ़ा है। अगरचे इनमें ऐसी कंपनी और जहाज शामिल हैं जो कानूनी हैं, ताहम रजिस्ट्रेशन जारी करने वाले बहुत से ममालिक के लिए ये एक नया काम है और इनके पास ये सलाहियत नहीं कि वो तमाम जारी होने वाले फ्लैग की मॉनिटरिंग कर सकें। बेंजामिन का कहना है कि जो मुल्क फ्लैग जारी करता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो तकनीकी कवायद और ज़वाबित की तकमील को यकीनी बनाए और इस बात को भी कि तेल की लीकेज की इंश्योरेंस मुनासिब हो। व्यूअर्स, हाइब्रिड जंग और जासूसी की बात की जाए तो अक्टूबर 2025 में बेनिन का फ्लैग रखने वाले एक टैंकर पर शक किया जा रहा है कि उससे ऐसे पुरअसरार ड्रोन उड़े जिनकी वजह से डेनमार्क में एयरपोर्ट्स को बंद करना पड़ा था। बोरा के नामी जहाज ने अपना नाम हाल ही में पुष्पा से बदला था। इससे कबल उसका नाम ओडिसियस दी वरोना और दी क्वाला भी रह चुका था और ये 7 मुख्तलिफ फ्लैग बदल चुका था। इस जहाज को फ्रांस के साहिल पर रोक लिया गया था और मुल्क के पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने AFP को बताया था कि जहाज के अमले ने तावन करने से इनकार किया था और जहाज की शहरियत पर भी वजाहत देने में नाकाम रहे थे। जब फ्रांसीसी बहरिया ने इस जहाज को रोका तो इल्म हुआ कि इस पर सेंट पीटर्सबर्ग के करीब एक ऑयल टर्मिनल से 7.5 लाख तेल लादा गया था जो इंडिया जा रहा था। नेटो इत्तेहादियों स्वीडन, नॉर्वे और जर्मनी की फजाओं में भी रूसी ड्रोन देखे जा चुके हैं। 6 नवंबर को ब्रसल्स एयरपोर्ट को भी करीब उड़ने वाले ड्रोन्स की वजह से बंद करना पड़ा था। ये ड्रोन एक फौजी अड्डे के करीब ही देखे गए थे। रूस ने यूक्रेन के इत्तेहादियों के खिलाफ हाइब्रिड जंग के इल्जामात से इनकार किया। उस जहाज के खिलाफ होने वाली तफ्तीश के बाद नेटो ममालिक ने एक नया मिशन शुरू किया और सेक्रेटरी जनरल मार्क रोटे ने कहा कि जहाज़ों के कप्तानों को समझना होगा कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को मुमकिन खतरात के नतीजे होंगे, जिसमें उनको रोका और हिरासत में लेना शामिल है। बरतानिया, डेनमार्क, स्वीडन और पोलैंड का कहना है कि मुख्तलिफ समुद्रों में जारी होने वाले इंश्योरेंस के दस्तावेजात का जायजा ले रहे हैं। एस्टोनिया, फिनलैंड, जर्मनी, आइसलैंड, लैटविया, लिथुआनिया, नेदरलैंड्स और नॉर्वे ने भी इस बात पर इत्तेफाक किया कि वो खुफिया रूसी बेड़े के खिलाफ काम करेंगे, क्योंकि उनके समुद्रों में कई वाक़यात रूनुमा हो चुके हैं जिनमें केबल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासिर हुआ। ताहम खुफिया बेड़े में शामिल जहाज़ों को सिर्फ बंदरगाह पर या फिर किसी मुल्क के अपने पानियों में ही रोका जा सकता है, जो कि साहिल से 12 नॉटिकल मील तक का मुख्तसर इलाका होता है। बैनुल-अक़वामी पानियों में ऐसा करना मुश्किल है क्योंकि मगरबी दुनिया ने समुद्री सफ़र की आज़ादी की हिमायत की है। राइज उसूल के तहत कोई मुल्क किसी बहरी जहाज को सिर्फ उसी सूरत में रोक सकता है जब उन्हें लगता हो कि उसे सलामती को खतरा दरपेश है। रूसी सियासतदानों ने मुल्की तेल लेकर जाने वाले टैंकर्स के खिलाफ किसी कार्रवाई को रूस पर हमला करार दिया है। जब एस्टोनिया ने हालिया वर्ष मई में एक ऑयल टैंकर को रोकने की कोशिश की तो रूस से एक लड़ाका तैयारा उड़ा जिसने उसके गिर्द चक्कर लगाने शुरू कर दिए, लेकिन उस खुफिया बेड़े की वजह से आलमी सिक्योरिटी के अलावा भी एक खतरा मौजूद है। ज्यादातर ऑयल कंपनीज टैंकर को 15 बरस बाद तलफ कर देती हैं, 25 साल बाद उनके टुकड़े कर दिए जाते हैं, लेकिन खुफिया बेड़े में शामिल टैंकर्स को स्क्रैपिंग के लिए कबूल नहीं किया जाता। दिसंबर 2024 में रूसी हुकाम को उस वक्त मुश्किल दरपेश आई जब 50 साल पुराने टैंकर से 5000 तेल लीक हो गया था। एक सीनियर रूसी साइंसदान ने इसे 21वीं सदी का सबसे बड़ा माहौलियाती धचका करार दिया था। रूसी एकेडमी ऑफ साइंसेस के सरबराह विक्टर डेनेलियो ने कहा था कि यह पहली बार हुआ है कि ईंधन इतनी मिकदार में लीक हुआ है। दूसरी जानिब फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक दुबई में मौजूद फ्रंट कंपनियां जिनके पीछे रूसी तेल कंपनियां होती हैं, ऐसे जहाज खरीद लेती हैं जिनकी उम्र खत्म होने वाली होती है। उसकी वजह से नए टैंकर्स में सरमायाकारी की हौसला शिकनी होती है, फिर नामालूम या फिर नई कंपनीज के दरमियान उन्हें बेचने और फिर खरीदने का अमल शुरू होता है, जिसका मकसद होता है कि एहतिसाब ना हो सके। ऐसे टैंकर्स नाकिस होते हैं और उनकी देखभाल भी नहीं की जाती, या बंद ट्रांसपोंडर्स की वजह से दूसरे टैंकर्स या जहाज़ों से टकराने का खदशा भी रहता है। ताहम ये कारोबार खतरों से भरपूर होने के बावजूद निहायत मुनाफा बख्श है। एक्सक्लूसिवली शिप ब्रोकर्स के मुताबिक एक 15 साल पुराना स्विस मैक्स टैंकर $4 करोड़ में मिलता है। S&P के मुताबिक बहरे अस्वद से रूसी तेल एक माह में इंडिया तक पहुंचाकर
टैंकर का मालिक 50 लाख डॉलर से ज्यादा कमा सकता है। इन जहाज़ों के खुफिया मालिकान मुनाफा तो कमाते हैं, लेकिन मुमकिन नुकसान दुनिया को उठाना पड़ते हैं, क्योंकि इंश्योरेंस की खैर मौजूदगी में अगर कोई हादसा हो या फिर तेल लीक हो जाए तो किसी और को ये नुकसान उठाना पड़ेगा। इम्कान है कि जब कभी भी पाबंदियां खत्म होंगी, ये खुफिया बेड़ा यूं ही काम करता रहेगा और शायद इसका दायरा कार और वसी हो जाएगा। लाइड्स लिस्ट के मुताबिक ऐसा ही एक और बेड़ा पहले ही सर उठा रहा है। उन्होंने चीनी कंटेनर जहाज हेंगजिंग 9 की मिसाल दी, जिसे अक्सर रूस के जेर असर यूक्रेन और तुर्की के शहर इस्तांबुल के दरमियान देखा जा चुका है। व्यूअर्स, अगर किसी को लगता है कि रूस सिर्फ यूक्रेन में जंग लड़ रहा है तो वो बहुत बड़ी गलत फहमी में है। असल जंग तो समुद्रों के नीचे लड़ी जा रही है, जहां ज़ॉम्बी टैंकर्स तेल नहीं बल्कि ताकत, जासूसी और जंगी मंसूबे ले जा रहे हैं। यही बेड़ा प्यूटन के लिए वो खजाना है जो उसे पाबंदियों से आज़ाद रखता है, दुश्मनों पर नजर रखने देता है और दुनिया को मुआशी तौर पर जकड़ता जा रहा है। लेकिन सवाल ये है, कब तक दुनिया ये घोस्ट बेड़ा नजरअंदाज करेगी और क्या आने वाले दिनों में यही बेड़ा आलमी समंदरों को जंग का नया महाज बना देगा? आज के इस व्लॉग से इतना ही। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फिल वक्त मुझे दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।